हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। और इसके अंदर आज हम लोग सीखेंगे बायो सावर्ट लॉ और साथ में हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सवेल के राइट हैंड का रूल क्या है या राइट हैंड का थंब रूल क्या है। ये सभी बातें हैं, मतलब ढेर सारे नामों से जाना जाता है। और भी कुछ विधियां हैं जिनका मतलब हम लोग प्रयोग करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। टॉपिक है आज का बायो सावर्ट लॉ, या कह सकते हैं बायो सावर्ट का नियम। और इसमें दूसरा चीज सीखना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं ये सीखना है। और साथ में सीखना है बायो सावर्ट का नियम। तो ये दोनों टॉपिक शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बात बता देते हैं जिसकी जानकारी आप रखिए, काम आएगा। जैसे इस टॉपिक पे मेन जो मुद्दा है वो मुद्दा है चार्ज, आवेश। बिल्कुल बेसिक से हम आपको सिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इन सब का कह सकते हैं कि बेस कौन सा चार्ज है। अब जो चार्ज होता है, चार्ज वास्तव में अगर देखा जाए तो दो टाइप का होता है। रहने के हिसाब से, मतलब उसके ऊपर चार्ज के नेचर के हिसाब से अगर बात करें, या चार्ज के रहने के हिसाब से, मतलब नेचर के हिसाब से बात करेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव होगा। और मतलब उसकी स्थिरता की बात करेंगे तो दो मतलब अवस्थाओं में मिल सकता है। एक को कहते हैं हम लोग, हिंदी में लिख देते हैं, समझ जाओगे आप, विराम। और एक आवेश हो सकता है गतिमान या गतिशील। आवेश का नेचर के हिसाब से बात करेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव। और चलने या ठहरने की बात करें तो दो मतलब पोजीशन में मिल सकता है। लेकिन अब अगर इसकी बात करें तो इसके भी दो पोजीशन होंगे। एक होगा गतिशील तो है लेकिन नियत त्वरण से। त्वरण तो समझ में आ रहा होगा, आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि त्वरण किसको कहते हैं। वेग के परिवर्तन की दर को कहते हैं हम लोग त्वरण। तो एक होगा मतलब क्रमवार, मतलब वेलोसिटी बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी, यानी वेग घटता होगा या बढ़ता होगा। दूसरा क्या है, परिवर्ती त्वरण। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या हम आप लोगों को फालतू फालतू चीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो कुछ भी है अकॉर्डिंग टू टॉपिक। अब यहाँ पे देखिए, हमने चार्ज को चलने और ठहरने के हिसाब से दो कैटेगरी में बांट दिया। एक कैटेगरी मिल गई विराम की और एक गतिशील की। गतिशील के दो मिल गए, एक नियत त्वरण है और एक परिवर्ती त्वरण। तो अब देखिए, अगर आवेश विराम अवस्था में है तो ऐसा आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगर आवेश ठहरा हुआ है तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र बना सकता है। इसको दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए, अपने कॉपी पर लिख लीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे। दूसरा है, अगर आवेश गतिशील है तो गतिशील आवेश क्या बनाता है। गतिशील आवेश बनाता है, ये यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आवेश गतिशील है और वो नियत त्वरण से है तो ये बनाएगा वैद्युत क्षेत्र और साथ में चुंबकीय क्षेत्र।
अगर आवेश परिवर्ती त्वरण के साथ गतिमान है तो इसमें बनेगा वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में ऐसा आवेश उत्पन्न करता है वैद्युत चुंबकीय तरंग। ये इतनी जो बात थी ये कंपलसरी थी आपको ये टॉपिक सीखने के लिए कि आवेश अगर विराम अवस्था में है तो केवल वैद्युत क्षेत्र बना सकता है, गतिशील है तो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय तरंग भी बना सकता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो या कांस्टेंट त्वरण हो तो ये दो चीज़ उत्पन्न होगी उस आवेश के चलने से। और उसके बाद अगर वेलोसिटी मतलब क्या है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन है, परिवर्ती त्वरण है, तो वहाँ पे ये तीन चीज़ उत्पन्न होंगी। अब बारी आती है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को पढ़ना है ये कौन सा वाला पढ़ना है, इधर वाला या इधर वाला। तो अब हम लोगों को चूँकि चैप्टर का नाम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो अब हमें उसको इस कैटेगरी में पढ़ना है क्योंकि जो विद्युत धारा होती है उस विद्युत धारा को बनाने में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत में विद्युत धारा बहती है और इलेक्ट्रॉनों के वेग में एक त्वरण होता है, वो नियत त्वरण होता, परिवर्ती नहीं होता है। इसलिए कह सकते हैं कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये वाला चीज़ पढ़ने वाले हैं, इधर वाला, यानी विद्युत धारा के कारण से चुंबकीय क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि विद्युत धारा बहती इलेक्ट्रॉनों के चलने से और इलेक्ट्रॉन एक आवेश है, आवेश चलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, साथ में वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो ये थी बहुत मतलब काम की बात जो मुझे आपको बतानी थी। अब एक और बात आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आवेशों के चलने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्यों होता है। तो अब ये प्रश्न वास्तव में अपने आप में एक जटिल प्रश्न है। इसका जवाब हम इस वीडियो में तो नहीं दे सकते क्योंकि अगर इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और चूँकि ये आपके क्लास के लेवल का है भी नहीं। अगर फिर भी अगर आप लोगों को सीखना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है, आवेश चलते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है, ठहरे रहते हैं तो क्यों नहीं उत्पन्न होता, अगर आपको ये कारण जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। हम आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गई इतनी बात मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, यानी अगर करंट फ्लो हो रहा है, अब सीधी सीधी बात आपको देखनी है, अगर करंट फ्लो हो रहा है यानी अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कंपलसरी होगा। अब उसके बाद बारी आती है कि चलो मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है तो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, उसकी दिशा किधर होगी। तो उसकी दिशा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए दो शानदार नियम हैं। इसका अगर हमको डायरेक्शन खोजना है, वैसे तो बहुत विधियां हैं लेकिन जिनमें से आपको शायद दोनों आपकी किताब में मिल जाएगा अभी जो बताने वाले हैं। एक तरीका है राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, और एक है स्क्रू रूल, पेचमापी का नियम, पेचकस का नियम, स्क्रू का नियम आप कह सकते हो। ये दो नियम हैं जिनकी सहायता से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। अब आइए हम आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बनाते हैं, जैसे सपोज कर लो कि एक वायर है, इस वायर में इस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है। अब इस दिशा में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या कि ये वाला प्लस टर्मिनल से ज्वाइंट होगा। मतलब हमको वो सब नहीं देखना कि कैसे कैसे ज्वाइंट है तो कैसे कैसे विद्युत धारा आ रही। सपोज कर लो कि इस दिशा में विद्युत धारा जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो उसके लिए करना क्या है, राइट हैंड का थंब रूल क्या कहता है
अंगूठे को करंट की दिशा में लगा दो। तो चलो ये करंट उस तरफ है, तो करंट की दिशा में हमने अंगूठा प्लाट किया। तो नियम क्या कहता है, करंट की दिशा में अंगूठा लगाओ तो उंगलियां जिधर कर्ल होंगी, जिधर मुड़ेंगी, उनके मुड़ने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यानी अगर यहाँ लगाने की कोशिश करें तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, इस तरफ से आके इस तरफ से जा रहा होगा। यानी कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ ऐसी है। मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ से आके फिर पीछे से आ रही, इधर जा रही, फिर पीछे से निकल के आ रही। अगर मान लो करंट नीचे आ रहा होता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालनी थी कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, उसके लिए आपको करना क्या है, करंट की दिशा में अपना अंगूठा लगा देना है ऐसे। तो करंट नीचे जा रहा है तो उसके दिशा में लगा दिया। अब उसके बाद दिशा में लगाने के बाद उंगलियां जिधर बैंड होंगी उस दिशा में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उंगलियां सामने की तरफ बैंड हो रहे हैं, मतलब ये उधर से जाके उस तरफ से निकल के आ रहा होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, अगर बात करें तो इस प्रकार से हो जाएगा। यानी इस तरफ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आके अंदर जाके, मतलब ऐसे समझ सकते हैं। अगर मान लो इस तरफ से है तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बनेगा। वही चीज़ नीचे हो जाएगी तो इस प्रकार से बनेगा। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालना है। उसके बाद बारी आती है कि किसी दिए गए बिंदु पर अगर हमको निकालना है, किसी मतलब निश्चित पॉइंट पे अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या इससे निकाल सकते हैं, तो बिंदास निकाल सकते हो। जैसे सपोज कर लो कि मान लो ये एक वायर दिया गया है और कहा जाए कि यहाँ पे इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ। तो क्या करना, सिंपल, आपको यही राइट हैंड का थंब रूल लगाना, यहाँ पे रखना अंगूठा और जिधर निकालना है उस तरफ लेके जाना उंगली। तो देखो यहाँ पे उंगलियाँ अंदर की तरफ कर्ल होंगी, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। बस सीधा सीधा आपको ऐसे चेक करना, जहाँ पे आपको निकालना है वहाँ पे आप अपनी उंगलियों को लेके जाइए। अब ये नहीं कि मान लो वहाँ निकालना तो चलो हम अपना हाथ बड़ा कर लेते, ऐसा तो होगा ही नहीं। मतलब ऐसा सपोज कर लो कि हमारा हाथ उस तरफ होगा तो नीचे की तरफ बैंड होगा। ऐसे मान लो यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की क्या दिशा होगी, तो अंगूठा करंट की दिशा में है और हाथ अपना फोल्ड कर लिया ऐसा। तो अब यहाँ पे देखो हाथ आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कैसा होगा, लिखेंगे आउटवर्ड। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, बाहर की ओर। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। उसके बाद बारी आती है इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो वहीं पे कर सकते हैं जहाँ पे आप उसका इस्तेमाल करते हो वहाँ पे इसका करना है। हाँ, इसको इस्तेमाल करने में आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर स्क्रू आपका इस प्रकार से घूमे, मतलब इस प्रकार से, जिसको कहते हैं घड़ी के घूमने की दिशा क्लॉकवाइज, ऐसे पोजीशन में इनवर्ड होगा, ये चीज़ याद रखनी है। और अगर ऐसा स्क्रू आपका मूव करे तो ये होगा आउटवर्ड डायरेक्शन। बस ये 2 पॉइंट याद रखना है तो इसका भी काम ख़त्म हो जाएगा। जैसे अगर मान लो हम यहाँ पे पूछें कि दिशा किधर होगी, तो आपको करना क्या, अपना स्क्रू ऐसे इसके ऊपर रख देना। उसके बाद आपको जहाँ पे निकालना है, करंट देखो सामने जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको मतलब ऊपर की ओर घुमाना है, ये ऐसे देखना इस प्रकार से। तो जब आप ऐसे घुमाओगे तो आपका स्क्रू कुछ इस प्रकार से मूव करेगा, और ऐसा मूव होना इनवर्ड डायरेक्शन है। सेम अगर आप यहाँ पे निकालो तो यहाँ देखना करंट ऊपर चल रहा है, तो आप इसको ऊपर की तरफ ऐसे घुमाओगे इधर से, बिल्कुल करंट उधर से ऊपर जा रहा है तो आप इधर से इसको ऊपर करो, ये नहीं कि इधर से। तो इस साइड से जब आप ऊपर करोगे तो ये ऐसा घूमेगा, और ऐसा घूमना क्या है, आउटवर्ड। बस सिंपल इतना करना है आपको, कहीं पर भी निकालना है। जैसे मान लो इस दिशा में करंट चल रहा है, हम यहाँ पे पूछें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो आप अपना हाथ भी लगा सकते हो। हाथ के हिसाब से अगर आप अपना हाथ प्लाट करो यहाँ पे, तो आप देखोगे कि अगर हमने ऐसा हाथ लगा लिया तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र
ऐसे आके ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे कैसा होगा, इनवर्ड होगा। लेकिन इससे कैसे पता करें, तो इसको ऐसे अपना स्क्रू लगाना है और जिधर करंट जा रहा है उसी दिशा में इसको लेके जाना है। तो यहाँ देखो नीचे उतर रहा है, तो इसको इस साइड से नीचे उतारेंगे ऐसे, और आप देखोगे कि आपका स्क्रू कुछ इस प्रकार से मूव करेगा, और ये मूव होना क्या दर्शाता है, इनवर्ड डायरेक्शन। तो आप स्क्रू का भी प्रयोग करके पता कर सकते हो और राइट हैंड का थंब रूल इस्तेमाल करके भी पता कर सकते हो। राइट हैंड के थंब रूल में आपको क्या याद रखना है कि थंब आपका क्या होगा, करंट होगा, मतलब जिस दिशा में करंट है उस दिशा में थंब रहेगा, बाकी जो उंगलियां फोल्ड होंगी वो फोल्ड होने वाली दिशा क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो आप साथ में लिखते हुए भी चलते रहिएगा, मतलब जो कुछ भी हम बता रहे हैं उसको आप अपने कॉपी में बिल्कुल लिखते रहिए सेम टू सेम, जिससे आपका नोट्स भी तैयार होता रहेगा और आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। अगर आएगा भी तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप हमसे सीधे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात ये दोनों समझ में आ गई होगी। कोई भी समस्या रहेगा तो आप बताएंगे। साथ में आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए आगे से गतिशील होने चाहिए। सीधा सीधा कहने का मतलब है विद्युत धारा बहनी चाहिए, और अगर विद्युत धारा बहेगी कांस्टेंट त्वरण के साथ तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनेगा। इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो हम लोग इसको केवल पढ़ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र को। उसके बाद बारी आई इस चुंबकीय क्षेत्र को, मतलब इसकी जो दिशा होगी उस दिशा को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए दो नियम है, एक राइट हैंड का थंब रूल और एक स्क्रू रूल। राइट हैंड का थंब रूल क्या कहता है कि अंगूठा धारा की दिशा में लगा दो, उंगलियां जिधर मुड़ेंगी वो हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। स्क्रू रूल क्या कहता है, आपको जहाँ पे निकालना है वहाँ पे आप अपना स्क्रू बिल्कुल सीधा रखो या स्क्रू ड्राइवर सीधा रखो। उसके बाद जिस दिशा में करंट जा रहा है उसी दिशा में इसको मूव कराना है। अगर इस प्रकार से मूव होगा तो इनवर्ड, ऐसा मूव होगा तो आउटवर्ड। उसके बाद और कुछ बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किस अक्षर से लिखते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है। तो ये पहले हटाएं इसको, ये यहाँ लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो संकेत है, सिंबल, इसका सिंबल है B और इसकी यूनिट है, बहुत सारे मात्रक हैं इसके, एक लिख देता हूँ। इसका एक फेमस मात्रक है टेस्ला, और भी इसके मात्रक हैं जैसे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, लिख दें वो भी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और भी मात्रक है इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन ये है एक अच्छा मात्रक। इसका एक और मात्रक है गॉस, ये भी मात्रक, कहीं कहीं गॉस लिखा रहता, कहीं गॉस लिखा रहता। तो ये सब चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। टेस्ला हो गया, गॉस हो गया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया। ऐसे दुनिया भर के मात्रक निकलते रहते हैं एक दूसरे से मिल करके। यहाँ पे जितने भी लिखे हैं सब SI यूनिट है। तो मेरे ख्याल से आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। सारी की सारी चीज़ आप अपने नोटबुक में लिखते रहिए। अब हम लोग बात करेंगे बायो सावर्ट लॉ। अब टॉपिक आता है अपना बायो सावर्ट लॉ, यानी बायो सावर्ट का नियम। तो दो साइंटिस्ट थे, एक ये हैं जनाब और एक ये हैं। ये दोनों लोग मिल करके एक फार्मूला क्रिएट किए, या कह सकते हैं इन्होंने एक नियम क्रिएट किया, जिसके जरिए इन लोगों ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी क्या होगी, मतलब उसकी मात्रा कितनी होगी। अभी तक आप देख रहे थे उसका यूनिट क्या है, उसका संकेत क्या है, वो सब देख रहे थे। किधर है वो पता चला था, लेकिन कितना है ये नहीं पता चला था। तो उस कितना का कैलकुलेशन ये दोनों लोगों ने मिल करके किया था। तो इन लोगों ने क्या कहा था कि अगर मान लो कोई वायर है, अब अगर वायर का मतलब कंडक्टर समझ लो, तो कोई वायर बहुत बड़ा है या छोटा है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ स्प्रिंग के आकार का, तो उसका कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो उसके लिए इन लोगों ने मतलब एक आइडिया सुझाव दिया कि अगर मान लो कोई वायर है, उसका हम लोग छोटा सा पार्ट ले लें। किताब में ऐसा टेढ़ा सा बनाता है, इसलिए यहाँ पे हम उसको बना रहे हैं, समझ लो जूम करके बना रहे हैं।
ऐसे मान लो वायर है, टेढ़ा मेढ़ा वायर है, तो उसका छोटा सा पार्ट ले रहा है। अब ये नहीं कि बड़ा सा बना है तो ये समझ लेना बड़ा वायर, हमने इसको छोटा सा बना, समझ लो जूम कर रहे हैं। तो ऐसा एक वायर है, या मान लो इसी वायर में से एक छोटा सा पार्ट हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लो इतना बड़ा पार्ट हमने ले लिया जो कि बहुत छोटा है, इसको कह रहे हैं हम लोग DL, मतलब एलिमेंटल लेंथ है, बहुत छोटी लंबाई है। मतलब L कह सकते हैं कि L की लंबाई लगभग 0 के बराबर है, लेकिन 0 नहीं है, इतनी छोटी लंबाई आपको लेनी है। अब उसके बाद क्या चाहिए, करंट चाहिए कि इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो मान लो यहाँ पे I करंट फ्लो, अब ये बात कह देना कि इसमें DI करंट फ्लो होगा, इसमें DI करंट फ्लो नहीं होगा, जो करंट यहाँ रहेगा वही करंट वहाँ से निकल के चला जाएगा, तो करंट एलिमेंटल नहीं होगा। उसके बाद फिर क्या चाहिए, आपको कितनी दूरी पर निकालनी है। जैसे सपोज करो कि हमको यहाँ से R डिस्टेंस पर निकालनी है और हम इसको कह रहे हैं P पॉइंट और इसको कह रहे हैं O। तो अब कितनी दूरी पर निकालनी है ये चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, जितनी दूरी पर निकालनी है वहाँ से इस DL की सीधी लेंथ R आपको मानिए, यानी कि टेढ़ा लेंथ। उसके बाद आपको चाहिए इसका एंगल, बीच में कितना एंगल बन रहा है, इतना सारा चीज़ आपको चाहिए। और अगर इतना सारा चीज़ मिल गया तो आपको मिल जाएगा किसी भी दिए गए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, परिमाण कितना होगा, वो मिल जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे बात करें कि कितना होगा, तो इन दोनों लोगों ने मिलकर सुझाव दिया कि अगर छोटा सा वायर एलिमेंटल वायर है तो उस एलिमेंटल वायर के कारण से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड समानुपाती होगी किसके, उस वायर की छोटी सी लंबाई की। मतलब वायर जितना बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी अधिक होगी, यानी दोनों में समानुपात का रिलेशन है। मतलब जैसे जैसे लंबाई इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। इसको चलो कह देते हैं एक इक्वेशन। उसके बाद फिर इन लोगों ने कहा कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अभी कुछ और चीज़ पर डिपेंड करता है। वो कुछ और क्या है, कितनी ज़्यादा धारा बह रही है उस धारा के भी समानुपाती होगा, यानी धारा जितने ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड। ये हो गया। उसके बाद एक और चीज़ आया, वो चीज़ क्या आया कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा बड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। और वैसे भी आप फील कर सकते हो, किसी मैग्नेट से जितना दूर रहो उतना कम फोर्स फील होता है, करीब आओ तो ज़्यादा लगे। मतलब क्या हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये व्युत्क्रमानुपाती है बीच की दूरी के वर्ग के। मतलब आप जहाँ पे निकाल रहे हो वहाँ से DL की लेंथ, इसको कह दिया नंबर 3। फिर एक और चीज़ आता है, वो चीज़ क्या है, वो जो बीच में एंगल आपको दिख रहा सुंदर सा वो है, उस एंगल का साइन लेना है, यानी साइन थीटा, इसके भी समानुपाती होगा। इतनी सी बात बायो सावर्ट के लॉ में आता है, यानी किसी भी दिए हुए वायर के एक अल्प लंबाई के कारण से उससे R डिस्टेंस पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस लंबाई के समानुपाती होगी, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगी, उस DL से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, और साथ में उस बिंदु द्वारा या उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा और विद्युत धारा जिस दिशा में बह रही है उसके बीच में बनने वाले कोण के समानुपाती होगी। अगर मान लो आपको ये वाला कोण दिया है तो कभी भी आप ये वाला कोण मत लेना, आपको हमेशा कोण कौन सा लेना है, उधर मतलब उस पॉइंट से करंट निकल रहा हो और ये लेना। ये नहीं कि मतलब उस पॉइंट पे करंट इंटर हो रहा हो और आप ये एंगल ले लो, ऐसी गलती कभी मत करना। तो ये इतनी सी बात हो गई। किताब में मतलब इसको लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं, जैसे कि अभी हमने सुनाया है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि किसी तार के अल्प लंबाई के कारण से किसी दिए गए बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस लंबाई के समानुपाती होती है, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, साथ में उस तार से जिस बिंदु पर निकालनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, साथ में उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा और धारा की दिशा के बीच के कोण के साइन के समानुपाती होती है। इतनी सी बात है। अब उसके बाद बारी आती है, अगर चारों को मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा। तो अगर चारों को मिक्स कर दें
तो हो जाएगा डी बी समानुपात आई, एक साथ लिख रहे हैं सबको, साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। फिर एक और प्रॉब्लम आता है, इस कांस्टेंट को क्या करें, उड़ा देते हैं। तो अगर उड़ा दिया तो क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे एक सुंदर सा कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये है एक अल्प लंबाई के तार के कारण से उससे आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यानी अब अगर आपको आई डी एल थीटा आर मालूम है तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। रही बात यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होती है 10 पर -7 की पावर। उसके बाद बारी आती है इस म्यू नॉट को क्या कहते हैं, तो म्यू नॉट को कहते हैं चुंबकशीलता। ये है इसका नाम। और उसके बाद आप इसको कांस्टेंट भी समझ सकते हो कि समानुपाती नियतांक है, मतलब समानुपात को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज हुआ। अब उसके बाद इस फार्मूले का यूज़ करके, ये जो आपको दिख रहा है जो बायो-सावर्ट ने दिया है, इसका यूज़ करके हम लोग इससे अनेक प्रकार के सूत्र उत्पन्न करते हैं। जैसे किसी सीधे तार के कारण से निकालना है, तार अनंत लंबाई का है तब निकालना है, किसी वर्ग के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, किसी वृत्त के केंद्र पर निकालना है, धारावाही परिनालिका के कारण निकालना, वो सभी फार्मूले इन्हीं लोगों को मतलब आधार मान के क्रिएट किए गए हैं। वैसे आपकी किताब में मतलब किसी भी फार्मूले का जो कह सकते हैं उत्पत्ति यानी प्रूफ वो नहीं है, केवल फार्मूला आपको पढ़ना है। तो ये यहाँ तक आपकी किताब में है और आपके लेवल का भी है, और किसी भी फार्मूले का डेरिवेशन नहीं है। ये सारा डेरिवेशन आपको क्लास 12 में मिलेगा, मतलब वहाँ पे जब चुंबक वाला चैप्टर आएगा तब आपको ज़रूर मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बायो-सावर्ट का नियम भी समझ में आ गया होगा, साथ में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी समझ में आ गया होगा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही हमें बात करना था और आप ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। यहाँ पे देखना, अगर हम इस पूरे वायर को डीएल मान लें, ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन अजीब होगा। डीएल कहने का मतलब होगा कि यल इतना मतलब छोटा है कि लगभग 0 के बराबर है, परंतु 0 नहीं है। तो ये थी कुछ बेसिक सी बात जो हमें आपको बतानी थी। तो ये था आज का हमारा सेशन बायो-सावर्ट लॉ और साथ में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद है मुझे आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपका प्रश्न है, सलाह या सुझाव या शंका है तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में अगले टॉपिक में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।